हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल एम्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं परिमल सर। फिर से आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं, आज हम जो हम लोग टेस्ट लिए हुए हैं, ठीक है, ऑफलाइन में जो टेस्ट लिए, जो किसके 67 के लिए बीपीएससी का लिए मैथ ऑप्शनल का, उन्हीं का आज यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जो टेस्ट हुआ देखेंगे, टेस्ट में जो किस किस बच्चों ने कैसे किया था, अपना सब सॉल्यूशन मैच कर लेंगे। और ऐसे हम तो कॉपी सबका चेक कर चुके हैं, देखे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे से बहुत किसी को लिखा, कुछ स्टूडेंट बहुत जगह स्लाइटली मिस्टेक भी किया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी हम जो भी क्वेश्चन पूछा गया था किस किस टॉपिक से लिए थे, वेक्टर से लिए थे, और उसके बाद हम लिए थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों टॉपिक से हम लिए थे कितने का, 1.5 आवर्स का, 150 मार्क्स का, ठीक है। तो उन्हीं का आज क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। और साथ ही ये जो नया पैटर्न पे, जैसे पैटर्न चेंज हो गया, आप सबको पता है कि अब क्या करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंपलसरी है कि नहीं। तो इन न्यू पैटर्न के हिसाब से उसमें क्या होगा, शॉर्ट आंसर टाइप होगा। तो जो ये टेस्ट लिया गया था, अब आपको शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये टेस्ट लिया गया था, तो इसी टेस्ट में हम उसी पैटर्न पे दिए हुए थे, न्यू पैटर्न पे, कि आपको कैसे सॉल्व करना है और किस किस टाइम में, ड्यूरेशन में कितने सारा है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि शायद क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, जो कंपलसरी, उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन तो होंगे ही, कम से कम 5 to 7 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आपके पूरे सेक्शन 1 के सिलेबस को कवर करेगा, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में सेक्शन 2 के पूरे सिलेबस को कवर करेगा। दैट मीन्स अब बीपीएससी ये कहना चाहता है सीधे तौर पे कि अगर आप पूरे सिलेबस पढ़ते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा, अगर आप पूरे सिलेबस नहीं पढ़ते हो तो फिर आपका सारा क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला है। ये क्लियर है कि नहीं, उसका फंडा ये क्लियर है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आज क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पहला पार्ट, जो कि वेटेज हम दिए थे इसको 7 मार्क्स, टोटल हम 7 क्वेश्चन पूछे हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सारे का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में लिखने वाला है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लंबा क्या, अच्छा खासा लंबा होगा, क्योंकि इसमें फुल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम फुल यहाँ पे क्या करने वाला है, डिस्कस करने वाले हैं। अब सारे क्वेश्चन में आपको एग्जाम में हाफ आवर मिलने वाला है, यानी कि अगर इस वीडियो को हम अच्छे से कंप्लीट भी करें तो एटलीस्ट आई थिंक 2.5 आवर तो चले जाएगा, 2 से 2.5 आवर। तो पैसेंस के साथ देखेंगे और सारे क्वेश्चन को आप डील भी करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है, उनमें पहला पार्ट ये दिए हुए थे हम कि सॉल्व करो z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई, जहां पे p क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स, और q क्या है, डेल जेड बाई डेल वाई है। ओके, इसका सॉल्यूशन के लिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों। तो कहता है क्या है यहाँ पे, गिवन क्या दिया हुआ है, तो मुझे दिया हुआ है गिवन z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये मुझे दिया हुआ है, जहां पे p है डेल जेड बाई डेल एक्स और q है मेरा डेल जेड बाई डेल वाई। अगर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में तो लिख देते हैं वेयर p इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स एंड q इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई, ये मुझे दिया हुआ है। क्वेश्चन को देख के लग रहा है पी क्यू जेड में है, तो शायद ये 4 फीट से आसानी से बन जाए। ऐसे भी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर है, इवन फर्स्ट डिग्री का भी है। तो वहां पे बहुत सारे फॉर्म हम लोग देखे हुए थे ऑलरेडी, लीनियर, नॉन लीनियर, सारे तरह का, ठीक है। तो उनमें ये तो दिख जाएगा तुरंत कि पी की जगह ए और क्यू की जगह बी रखेंगे तो हो जाएगा। तो लेकिन एक लाइन में तो आंसर नहीं ना करना है, अगर एक लाइन में करेंगे, इसका वेटेज है 7 मार्क्स। कितना वेटेज है इसका, 7 मार्क्स। तो 7 मार्क्स तो एक लाइन का नहीं मिलने वाला है, तो क्या करेंगे, इसको 4 फीट से बना लेते हैं, 4 फीट से आसानी से हो जाएगा। 4 फीट के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड पी और क्यू में, कैसा यहाँ पे, तो एक काम करते हैं जेड माइनस ही कर देते हैं, तो जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई, ठीक है, जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई, ये हम ले लिए एक फंक्शन। किस लिए, क्योंकि हम 4 फीट मेथड यूज करने वाले हैं। किस लिए, क्योंकि 4 फीट मेथड यूज करेंगे। तो यूजिंग 4 फीट मेथड, किस लिए बच्चों, 4 फीट मेथड यूज करेंगे। तो 4 फीट मेथड क्या कहता है, 4 फीट मेथड क्या कहता है कि जो फंक्शन है मेरा, कौन सा, पहले इसके लिए चाहिए, तो इसको 4 फीट मेथड यूज करेंगे। तो जो मेरा dx ले लेते हैं, चलो dx वो कहता है कि माइनस एफ पी हो जाएगा, बराबर dy, एक्सिलरी इक्वेशन लिखिए 4 फीट का। या एक काम करते हैं, 4 फीट मेथड यूज करेंगे ना, उससे पहले हम लोग सारा चीजें निकाल लेते हैं। इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में मुझे क्या होगा, चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताओ एफ एक्स कितना होगा, तो कहता है यहाँ पे माइनस पी हो जाएगा, पार्शियल कर रहे हैं। एफ वाई कितना हो जाएगा, एफ वाई कहता है एफ वाई कितना हो जाएगा, तो माइनस क्यू हो जाएगा। और एफ जेड कितना हो जाएगा, तो कहता है 1 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एफ पी कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा। एंड अगर हम लोग एफ क्यू की बात करें तो माइनस वाई, ठीक। तो 4 फीट एक्सिलरी इक्वेशन कितना होता है, 4 फीट एक्सिलरी
इक्वेशंस आर कितना होगा, कितना होगा, तो कहता है इसको कि एक काम करो, डी एक्स बाई माइनस एफ पी बराबर डी वाई बाई माइनस एफ क्यू, डी जेड बराबर माइनस इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा, पी के साथ में ही, ठीक है। कितना हो जाएगा, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस पी एफ पी और माइनस क्यू एफ क्यू, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा डीपी बाई कितना हो जाता है बच्चों, तो कहता है कि एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, ये दोनों पॉजिटिव में होगा, बराबर डी क्यू हो जाता है मेरा यहाँ पे एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। क्लियर दिख रहा है, ये हो गया मेरा चार-पीट एक्सिलरी इक्वेशन। क्या, चार-पीट एक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसी में उठा के रखते हैं ऊपर का वैल्यू जितना सारा है उठा के रखो, तो क्या दिखेगा यहाँ से, डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ पी कितना है, एक्स है, तो हो गया प्लस एफ पी बराबर यहाँ पे कितना है, एफ पी, ठीक है, माइनस एक्स, तो डी एक्स बाई हो गया एफ पी, तो यहाँ पे हो गया जाके प्लस एक्स, ओके, तो माइनस माइनस प्लस डी वाई है, तो एफ पी हो गया, और यहाँ पे डी वाई बाई एफ क्यू, कहाँ गया एफ क्यू माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर डी जेड बाई कहता है कि माइनस पी एफ पी हो गया, तो माइनस पी एक्स इतना और माइनस क्यू और एफ क्यू का वैल्यू माइनस वाई, तो प्लस ही तो हो जाएगा दोनों वाई, ओके। डीपी कहता है पहले एफ एक्स लिखो, कहाँ गया एफ एक्स, यहाँ देखो माइनस पी और प्लस पी एफ जेड, तो एफ जेड कहाँ है, यहाँ पे 1 है, तो पी इंटू 1, तो पी हो गया। डी क्यू कहता है एफ वाई कितना बच्चों यहाँ पे माइनस वाई, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, क्योंकि क्यू एफ जेड है 1। ये मेरा क्या निकला, चार-पीट एक्सिलरी इक्वेशन। चार-पीट मेथड कैसे वर्क करता है, अगर इसका हम लोग मोटे तौर पे इसका वर्किंग देखेंगे तो कहता है कि इस फॉर्म में कर दो, इस फॉर्म में सिंपलेस्ट पी और क्यू का एक रिलेशन निकालो, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऐसे तो बहुत सारा फॉर्म में पी क्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरा पी क्यू का रिलेशन आएगा, उसी सिंपलेस्ट फॉर्म में पी क्यू का रिलेशन को जो इक्वेशन है मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन है, उनमें पुट करेंगे, और वहां से हम क्या करेंगे, पी और क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, और इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड निकालने के बाद हम लोग डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में उसको पुट करेंगे और वहां से सॉल्व करेंगे और मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जनरली चार-पीट मेथड का यही वर्किंग रूल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गौर करो, डीपी बाई जीरो बराबर डी क्यू बाई जीरो, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है तो ये जो फ्रैक्शन है इसको एग्जिस्ट करवाने के लिए कि ये अस्तित्व में रहेगा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डीपी इक्वल टू जीरो कर देंगे, डी क्यू इक्वल टू जीरो कर देंगे, ताकि जीरो बाय जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बनेगा, कुछ तो चांसेस रहेगा रिजल्ट आने का, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इस जगह से कितना देख लेते हैं कि डीपी बराबर जीरो बराबर कितना हो गया, डी क्यू बराबर बाई जीरो, कहाँ से फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रैक्शन, कहाँ से, 4 and 5th फ्रैक्शन से, ठीक है। अगर dp इक्वल बाई जीरो बराबर dq बाई जीरो, तो इसका मतलब dp बराबर जीरो हो जाएगा एंड हो जाएगा dq बराबर जीरो, ताकि जीरो बाई जीरो में कुछ तो चांसेस रहेगा। अगर ये दोनों ही बराबर है तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, और q का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा ना, तो ये a और b जो दिए हुए हैं ये मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। उठा के वैल्यू रखेंगे इसका कहां पे, मान लेते हैं इसी इक्वेशन को 1, इस इक्वेशन को 1, इसका वैल्यू रखो, तो एक काम करते हैं, इधर जगह है अच्छा खासा, इधर ही करते हैं, फ्रॉम यूजिंग इसी वैल्यू को, कौन सा, इसी वैल्यू को ऐसे करके आ जाओ इधर, ठीक है। यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए तो नहीं, ए तो कांस्टेंट है, P एंड Q इन किसमें, 1 में, वी गेट क्या मिलेगा उसके बाद मुझे, तो कहता है कि Z बराबर जो मेरा आ जाएगा ना, वो हो जाएगा AX प्लस BY। Z बराबर कितना आ गया, कहता है कि Z बराबर मेरा आ जाता है AX प्लस BY, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। जहां पे अगर हम लोग बात करें तो A एंड B जो है, यही दोनों क्या है बच्चों, तो यही दोनों है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है, क्लियर।
इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो नंबर नहीं ना मिलेगा, तो इसको प्रोसेस बाय दिखा दिया कि हाँ देखो P बराबर A और Q बराबर B, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको उठा के रख दिए 1 में, मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो है ना, ये क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा, जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो कि टेस्ट लिए हुए थे। ठीक है, ये सब है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कितना क्वेश्चन है, ABCDEF करके देख सकते हैं, जी तक है, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं यहाँ पे। इस सब पे अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 2 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक अगर आपका ओडी से है तो एक वेक्टर से लिए हुए थे, फिर यहाँ पे एक वेक्टर के साथ में क्या कर दिए, पीडी का क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, यहाँ पे भी एक ओडी के साथ वेक्टर का क्वेश्चन है, पीडी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक वेक्टर के साथ एक क्या हुआ है, आपका ओडी का है। मतलब जो यहाँ पे 3 क्वेश्चन या 150 नंबर का पूछे हुए थे, वो कॉम्बिनेशन करके दिए थे तीनों टॉपिक। अगला टेस्ट भी हम लोग का जो ऑफलाइन होगा वो भी ऐसा ही होगा, जब तक आपका एग्जाम है तब तक अच्छे से हम लोग टेस्ट लेंगे, और उसका ट्राई करेंगे कि सॉल्यूशन हम ऑनलाइन ही कर दें, ताकि जो व्यूवर्स या स्टूडेंट जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं मेरा यहाँ का, या हो सकता है कि वो टेस्ट नहीं दे पा रहे, तो अपना क्वेश्चन और सॉल्यूशन यहाँ से भी अपना देख के अपना रिविजन को क्या कर सकते हैं, मतलब बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बी नंबर। ठीक, दिख रहा है क्वेश्चन, क्लियर? ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी है। सॉल्यूशन करते हैं, कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो फैमिली ऑफ कर्व। तो फैमिली ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, फैमिली ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, कहता है y बराबर 3e⁻mx है, ये मुझे दिया हुआ है फैमिली ऑफ कर्व, जहां पे मेरा m बीइंग है पैरामीटर, ये दिया हुआ है, m बीइंग अ पैरामीटर, ये दिया हुआ है। बोला इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, जितना सारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर इक्वेशन में दिया हुआ रहता है, उतना ही टाइम हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही पैरामीटर है m, तो इस जो फंक्शन है या इक्वेशन है, ठीक है, इसको कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार। कितने बार, एक बार। ठीक, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको एक बार, तो मान लेते हैं इसका वैल्यू 1, डिफरेंशिएट 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। मोटिव क्या होता है, मोटिव ये होता है जो इक्वेशन में पैरामीटर या जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको रिमूव करना, उनको हटाना है। तो अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन और एक क्वेश्चन, 3 इक्वेशन से 2 अननोन को हम आसानी से हटा सकते हैं। जो रिक्वायर्ड मेरा बचेगा वही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 3 आर्बिट्ररी होगा तो 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और 3 डिफरेंशिएशन का 3 इक्वेशन, और एक इक्वेशन मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। चारों से हटाएंगे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, तो जो मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बचेगा वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक ही बार करने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा, dy/dx कहता है कि 3m⁻mx। फिर से एक बार बोले, मोटिव क्या है, मोटिव है कि ये m हट जाए। ठीक है, तो m हट जाए, गौर से देखो यहाँ पे कितना है, इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसा कि dy/dx और बराबर 3e⁻mx के जगह y, 3e⁻mx के जगह y, इसका मतलब हो गया my। मोटिव था मेरा m हटाना, तो m का वैल्यू हो गया 1/y और dy/dx, 1/y dy/dx। उठा कर रख दो 1 में, तो फ्रॉम 1 से क्या इंप्लाइज करेगा, y बराबर कितना है यहाँ पे 3e⁻mx, तो m के जगह ये तो रख ही सकते हैं ना, e⁻mx मतलब 1/y और mx मतलब x/y, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x/y और dy/dx। एक e टू दी पावर में ध्यान रखना बच्चों, ये क्या e टू दी पावर में है x/y dy/dx। क्यों, यहाँ पे x था, m के जगह 1/y। यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। नहीं, मान लो कि ये आंसर नहीं देना, ये आंसर हो चुका है। ठीक है, ये आंसर हो चुका है। अगर तुमको ये नहीं देना है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं। log ले लोगे तो कितना हो जाएगा तुमको, ln y बराबर हो जाएगा ln3, एक साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है,
एकदम दिख रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। लॉग लोगे तो पावर जो होगा एक्सपोनेंशियल का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बाई वाई और dy बाई dx। तुम चाहो तो इसको ऐसा भी लिखो, या ln3 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो ln y माइनस ln3 बराबर x बाई वाई dy बाई dx। तुम चाहो तो ये भी आंसर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे, टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे आ गया ना इसको यहीं से रख देंगे, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि टाइम भी तो मुझे देखना है, टाइम भी तो लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो यही मेरा हो जाएगा आंसर, यही मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों, देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलो आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दिख रहा है क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा में सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही है ये। ठीक है, कहता है कि सॉल्व करो कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और गौर से देखोगे तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है। बहुत बढ़िया, सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले दिया हुआ है उनको लिखते हैं। ये मुझे दिया हुआ था उसको लिख दिए। इनमें क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल या पार्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों निकालेंगे, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं d बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी। अगर कैपिटल डी करेंगे तो इसी को 1 मान लेते हैं, तो 1 इंप्लाइज कर जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ये हो गया मेरा y इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 2। क्लियर, इसको लिख सकते हैं एफ डी वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स के फॉर्म में, जो मेरा फॉर्म होता है, जहां पे अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन ऑफ डी हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ ऑपरेटर डी का कितना ये, और एंड एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, तो 3 टू द पावर एक्स प्लस 2। सबसे पहला काम मेरा क्या, फॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज जहां जहां मेरा d है वहां वहां m करके 0 करो, तो गौर से दिख जाएगा यहाँ से कितना, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों m का 2 रूट्स हो जाएगा। यहाँ पे गौर से देखोगे तो दोनों क्या है, सेम ही है, 1,1 दोनों सेम ही है। ठीक है, सो अगर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए 1,1 हो गया तो सो कंप्लीमेंट्री फंक्शन मेरा कितना निकलेगा, कहता है कि c1 प्लस c2x ई टू द पावर x, c1 प्लस c2x ई टू द पावर रूट्स क्या 1,1 दोनों सेम है, ये आ गया। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल, फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए yp कितना हो जाएगा, कहता है कि 1 बाई फंक्शन ऑफ d और कैपिटल x। जनरली तो हम लोग yp यही लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब yp इक्वल टू 1 बाई डी माइनस 1 का स्क्वायर और कैपिटल एक्स कितना है 3 ई टू द पावर एक्स प्लस 2। दोनों को ब्रेक कर देते हैं। गौर करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्स का पावर 1 है, 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करें, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका भी वेटेज कितना है, 7 मार्क्स है। वेटेज कितना है, 7 मार्क्स है, तो 7 मार्क्स है तो इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, 7 मार्क्स का ही ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो 3 तो बाहर हो गया, पावर कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और e टू द पावर x प्लस 2 को तो बाहर कर ही सकते हैं, 1 बाई 1 माइनस डी का स्क्वायर है, तो माइनस भी कॉमन लेंगे तो d माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस डी का यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, इतना आ गया। कैसे किए, कौन सा फॉर्मूला लगाया और कैसे किए, तो कहता है कि ये जो लाइन आया यहाँ पे लिख देते हैं एक फॉर्मूला, 1 बाई अगर एफ डी या ऐसा 1 बाई डी माइनस ए पर पावर अगर r रहता है और e टू दी पावर ax, जैसे a की जगह यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है बच्चों, इसका वैल्यू हो जाता है कितना, यहाँ पे a पर पावर है ना, तो x पर पावर हो गया r बाई r फैक्टोरियल और e टू दी पावर ax, x पर पावर r बाई r फैक्टोरियल e टू दी पावर x। इसी फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे कर दिए। अब
अब तो आसानी से ही हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 x² e टू दी पावर x प्लस 2, ये कितना हो गया 1 माइनस डी पर पावर -2, तो कहता है 1 प्लस 2d प्लस 3d² प्लस चलते रहेगा, राइट साइड कुछ नहीं है तो 1 तो है। अब 1 का एक बार मल्टीप्लाई 1 से 1, बाकी डेरिवेटिव करेंगे तो 0, तो वो तो कंप्लीट हो गया। ये हो गया 3/2 x² e टू दी पावर x प्लस 2 1 प्लस 0 प्लस 0 डॉट। तो फाइनली इतना हो गया, ये तुम्हारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो गया 3/2 x² e टू दी पावर x प्लस 2। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे देंगे, हेंस जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, द जनरल सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा, तो कहता है y बराबर जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, y बराबर जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, कितना आया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर, तो हो गया y बराबर c1 प्लस c2x e टू दी पावर x प्लस यहाँ पे देख लो तो हो गया 3/2 x² e टू दी पावर x प्लस 2। यही मेरा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। जहां पे बच्चों अगर बात करें इसका, ध्यान रखना यही मेरा जनरल सॉल्यूशन होगा जो यहाँ पे हम बॉक्स में बना दिए। तो C1 C2 क्या है, तो ये लिखना नहीं भूलना एग्जाम में, C1 C2 क्या है तो ये लिखना नहीं भूलना है, या जगह नहीं है तो हम नीचे लिखते हैं, आप क्या करेंगे उस लाइन के जस्ट नीचे लिखेंगे जहां पे हम बात करें अगर C1 C2 की, तो वेयर C1 एंड C2 आर दोनों का दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों का दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो का जो ये क्वेश्चन है सी नंबर ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एफ दिया हुआ है, यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर एफ दिया हुआ ग्रेड 5 के फॉर्म में तो बोलता है कर्ल एफ निकालो, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन 1 का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कहता है कोई वेक्टर फील्ड एफ दिया हुआ जो ग्रेड ऑफ कोई स्केलर फील्ड है, जहां स्केलर फील्ड डिफाइन है, तो बोलता है कर्ल एफ निकालो। तो कर्ल ग्रेड 5 क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग प्रूफ किए हुए हैं, या फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कर्ल और ग्रेड कोई भी स्केलर वैल्यूड फंक्शन कितना हो जाता है 0। दैट इज अगर कर्ल लिखे किसके लिए ग्रेड एफ का, तो ये हमेशा 0 होगा फॉर एनी फंक्शन, फॉर एनी कोई भी जहां पे एफ एक्स वाई जेड कहां से बिलोंग करेगा, तुम्हारा 3 डायमेंशनल स्पेस से होगा, फॉर ऑल एक्स वाई जेड के लिए। तो गौर से देखो मुझसे मांगा क्या जा रहा है, तो मांगा तो कर्ल एफ जा रहा है, लेकिन एफ किस फॉर्म में, ग्रेड 5 में। इसका आंसर ऐसे ही 0 वेक्टर होगा, क्या हो जाएगा 0 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी देता है कर्ल, तो 0 वेक्टर हो जाएगा। तो कैसा निकालेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, फाइनल आंसर आने वाला 0 ही है, तो सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना, लेकिन क्योंकि सजेटिव है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो जहां पे मुझे एफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है बस कैलकुलेशन करना है और तुरंत रिजल्ट 3xy z² प्लस 2। ओके, तो f निकाल लो कितना हो जाएगा, तो ग्रेड f x, y, z दिया हुआ है, जो कि मेरा यहां से f हो जाएगा, इसको पार्शियल x के रिस्पेक्ट में करो, तो 3y z² i पार्शियल y के रिस्पेक्ट में करेंगे, 3x z² j और पार्शियल z के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 6xy z a। क्लियर। अब इनको क्या करना है, कर्ल करना है, तो कर्ल f फॉर्मूला क्या होता है, तो कहता है आई डेल बाई डेल x पहले, और f वाला पोर्शन कितना है यहाँ पे 3y z², फिर हो जाएगा j डेल बाई डेल y, ये वाला कितना हो गया 3x z², फिर हो जाएगा k और डेल बाई डेल z, तो ये पोर्शन कितना हो गया 6xy z। क्लियर, ये हो गया। अब करना क्या है, इनको कुछ नहीं, बस इसको वैल्यू निकालो और देखो 0 ही होने वाला, ये i कंपोनेंट हो गया, ये खत्म। इनको पार्शियली y के रिस्पेक्ट में करो तो 6xz, और इनको पार्शियली z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 6xz ही होने वाला है, ठीक है। इधर हो गया, इनको पार्शियली x के रिस्पेक्ट में करो 6yz,
और माइनस इनको पार्सली एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके, जेड के रिस्पेक्ट में करो तो भी 6yz, ठीक, और प्लस के कंपोनेंट के लिए इसको करो एक्स के रिस्पेक्ट में तो 3z², और इनको करो y के रिस्पेक्ट में पार्सली, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3z² ही होने वाला है। कुल मिला के 0i माइनस 0j और प्लस 0k, तो फाइनली मेरा कितना हो गया, 0 वेक्टर। फाइनली मेरा कितना हो गया, 0 वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस जो मेरा कर्ल f है वो कितना आ गया, 0 वेक्टर। यही मेरा हो गया आंसर। क्लियर, 4 क्वेश्चन क्लियर, ओके, सही है। चलो ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। Find the differential equation क्या होगा बच्चों इसका आंसर, क्वेश्चन दिख रहा है? अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख देंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए ऑफ ऑल द स्फीयर, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए फाइंड करने बोल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्फीयर रेडियस लैम्डा हैविंग सेंटर, सेंटर कहाँ है मेरा, XY प्लेन में। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने बोल रहा है जो इसका इक्वेशन जो है वो एक स्फीयर है लेकिन उनका सेंटर XY प्लेन पे है। तो अगर सेंटर XY प्लेन पे है तो स्फीयर का इक्वेशन कितना होगा, सेंटर अगर XY प्लेन पे है तो, ठीक है, लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन या सबसे पहले इक्वेशन तो लिख दे, लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, किसका, स्फीयर का, लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर क्या, इन द XY प्लेन विल बी, या इज कितना लिख दे, तो कहता है कि x माइनस ए का स्क्वायर कर देते हैं प्लस y माइनस बी का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस z में तो कुछ नहीं बोला है तो z का स्क्वायर, और कहता है उसका रेडियस कितना है, लैम्डा, तो लैम्डा का स्क्वायर, रेडियस कितना है, लैम्डा जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो रेडियस अगर लैम्डा है तो लैम्डा का स्क्वायर। बोला इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, तो यहाँ पैरामीटर कौन है जो वैरी करेगा, तो कहता है ए और बी। जो XY प्लेन पे जो मेरा सेंटर है, तो सेंटर तो हम XY प्लेन पे कहीं भी ले सकते हैं ना, तो यहाँ जो सेंटर है कौन है, a, b, 0, ये ना सेंटर है स्फीयर का, तो a, b, 0 जेड एक्सिस में नहीं है तो 0, तो a b को अगर एलिमिनेट कर दे तो मेरा काम बन गया, ठीक है। तो गौर से देखो, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या 2 पैरामीटर बोल सकते हैं ए बी, इसी को मेरा टारगेट है हटाना, इसी को टारगेट है मेरा हटाना, तो मान लेते हैं 1। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, अलग अलग टाइम में एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, बारी बारी से हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले को पहला एक बार करो, एक बार करोगे तो कितना दिखेगा, ये एक बार करके देखते हैं, तो हो गया 2x माइनस ए और एक का खत्म, ये तो हो जाएगा 0 और z का भी हो जाएगा 0, इधर तो पूरा z का हो जाएगा, हाँ z का, z तो फंक्शन होगा xy का, तो z का हो जाएगा 2z और z का हो जाएगा डेल z बाई डेल x और बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन में लिखें तो x माइनस ए का वैल्यू कितना निकल गया, तो x माइनस ए बराबर हो गया 2 तो कैंसिल, z उधर जाएगा तो माइनस z और डेल z बाई डेल x को हम लोग क्या नाम देते हैं, p, है ना, या अगर नहीं लिखना है इसको तो रहने दो, यहाँ पे डेल z बाई डेल x लिख देते हैं। एंड फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y माइनस बी और x वाला पोर्शन तो ऑलरेडी 0 होगा, फिर z स्क्वायर का कितना 2z और डेल z बाई डेल y, राइट साइड लैम्डा स्क्वायर रेडियस है 0 ही होगा। तो यहां से भी अगर हम लोग देखें कितना y माइनस बी का वैल्यू, तो ये 2 तो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा माइनस z और डेल z बाई डेल y, माइनस z और डेल z बाई डेल y। क्लियर, इन दोनों का x माइनस ए और y माइनस बी का वैल्यू 1 में रख देते हैं, तो यूजिंग दिस वैल्यू इन 1 क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग दिस वैल्यू इन 1, वहां से देखते हैं बच्चों क्या आता है।
एक में अगर वैल्यू रख दोगे x माइनस ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो माइनस जेड डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर, कहाँ पे, ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और प्लस जेड स्क्वायर तो ऑलरेडी है इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कोई जो एक इक्वेशन स्फीयर है और जो उसका सेंटर एक्स वाई प्लेन पे, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो ऑब्वियसली अगर स्फीयर है 3 डायमेंशनल है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो यहां से क्या देखते हो, जेड स्क्वायर, यहाँ भी जेड स्क्वायर, यहाँ भी जेड स्क्वायर, डेल जेड बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी, तो हो गया पी स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे जेड स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे P बराबर है मेरा डेल जेड बाई डेल एक्स एंड Q बराबर क्या है बच्चों, तो कहता है डेल जेड बाई डेल वाई। ओके, बहुत बढ़िया। अब वो हो चुका है कंप्लीट। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, वहां से क्या करते हैं, जेड स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे जेड स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। यही रहने दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये जो आया यही मुझे चाहिए था, ये जो आया यही मुझे चाहिए था, यही तो मांगा गया था। ठीक है, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन निकला, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा, पार्शियल। क्लियर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक पोर्शन था। चलो हम लोग 5 क्वेश्चन देख लिए, अगला क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। 6 नंबर, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फाइंड द डायरेक्शनल, 1 2 3 4 5 हो गया, ये देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है एप पोर्शन। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। कहता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किनका, ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई जेड 2xyz प्लस 3, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3 के, और किस पॉइंट पे, तो कहता है कोई एक 3D का पॉइंट है A1 2 3। तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला कितना होता है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, गिवन, पहले जो गिवन है उनको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, फंक्शन एक्स वाई जेड और बराबर है 2xyz 2xyz और प्लस 3। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी स्केलर वैल्यूड फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर का एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव सिंस दिख रहा होगा, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, ऑफ एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ कोई भी यूनिट वेक्टर एक कैप ले लेते हैं। ठीक है, एट द कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई जेड इज गिवन बाय, कैसे फॉर्मूला से हम लोग देते हैं, इज गिवन बाय। तो फॉर्मूला कहता है इसका कि डी यूनिट वेक्टर और एफ किस पॉइंट पे, तो कहता है कि एक्स वाई जेड पॉइंट पे। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मेरा नोटेशन है। कहता है ये कितना हो जाएगा, ग्रेड एफ एक्स वाई जेड और डॉट कर देंगे किसके साथ, ए कैप के साथ, ग्रेड एफ एक्स वाई जेड और डॉट कर देंगे किसके साथ, ए के साथ। तो ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट किसका, स्केलर वैल्यूड फंक्शन का, तो वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होगा। उनमें किस पॉइंट पे, एक्स वाई जेड पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिया वो पुट करेंगे, उसके बाद एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, उसके बाद जो जिस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निकालना है उस डायरेक्शन से हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है फाइनली एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन होता है। कैसा होता है, स्केलर वैल्यूड फंक्शन। क्लियर, ओके, आ जाओ नाउ इस केस में यहाँ पे कितना करते हैं, सबसे पहले हमको बताओ ग्रेड एफ कितना हो जाएगा। तो पहले पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में करो,
तो कितना हो जाएगा 2yzi, ठीक है। फिर पार्शियली y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2xzj, और पार्शियली z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2xy की, ठीक है। किस पॉइंट पे बोला है, तो f ग्रेड f एट 1 2 3, किस पॉइंट पे, तो 1 2 3, तो 1 2 3 पे ग्रेड f 1 2 3 पे कितना हो गया, पहले कहता है कि यहाँ पे y z है 2 3 यानी कि 6 दूनी 12, 12i प्लस यहाँ पे हो गया 1 3 यानी 6j, और प्लस यहाँ पे हो गया 1 और 2, 2 इंटू 2 4k, ठीक है। ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वैल्यूड फंक्शन निकल गया। अब डायरेक्शन जो है, एंड डायरेक्शन मेरा यूनिट डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शन में जो जिस डायरेक्शन में निकलता है वो यूनिट डायरेक्शन होता है। इसका मतलब इसको यूनिट बनाना पड़ेगा। तो ए कैप दिया हुआ है, ये कैप तो नहीं, ये वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू रूट अंडर 14। सो ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कितना हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 14 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहां आ गया मेरा i प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर, दिख रहा है, विजिबल है। अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला में पुट करो, काम रिजल्ट हो जाएगा। फॉर्मूला में पुट करो, रिजल्ट हाजिर है, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज कितना हो जाएगा, तो डी ए कैप और यहाँ पे फंक्शन 1 2 3 पे, तो कहता है ये ग्रेड एफ 1 2 3 और डॉट कर दो एक कैप के साथ। तो ग्रेड एफ यहाँ निकल चुका है 1 2 3, ये कितना निकल गया मेरा, तो देख सकती हो 12i और प्लस 6j और प्लस 4k। इसका क्या करेंगे, डॉट किसके साथ, ये जो वेक्टर है, तो वेक्टर है 1 बाई रूट अंडर 14 और हो गया i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k, दिख रहा है। अब कितना हो जाएगा, तो कहता है 1 बाई रूट 14, तो ये तो होगा ही मल्टीप्लाई में, इधर कितना हो गया, डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, i और j और k का कंपोनेंट का कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। तो यहाँ 12 इंटू 1 12 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 4 इंटू 3 12, सारे में तो 12 ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं, है कि नहीं। कितना आ गया 36 बाई रूट अंडर 14, 36 बाई रूट अंडर 14 इतना रहने दो, या इसको रेशनलाइज करके क्या करो 36 रूट अंडर 14 बाई 14, फिर कैंसिल वगैरह कर सकती हो। तो इतना ही आंसर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आंसर चलेगा, ठीक है। क्या क्या इससे हम लोग सीखे, हम लोग ये सीखे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है वो कोई स्केलर क्वांटिटी देता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वैल्यूड फंक्शन उस पॉइंट पे, और साथ में क्या करेंगे, जो यूनिट डायरेक्शन है उनके साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अगर आपको एग्जाम में यूनिट डायरेक्शन क्वेश्चन पेपर में नहीं देता है तो ध्यान रखिएगा, वहां पे आपको यूनिट डायरेक्शन देना है या निकालना है। अगर नहीं निकालेंगे तो आपका सिर्फ 36 आंसर आकर रह जाएगा, जो बाई रूट अंडर 14 है वो नहीं आएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी पोर्शन का। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, शॉर्ट टाइप आंसर है, और उसमें अगर आपको बड़ा क्वेश्चन देता है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन देता है तो टाइम तो लग ही जाएगा ना। तो इसको क्या करना है, क्वेश्चन को देखते हुए मुझे बनाना है कि इस क्वेश्चन को कितना टाइमिंग दे उसके वेटेज के अकॉर्डिंग, जो मेरा सही ढंग से बने, कितना टाइम दे वेटेज के अकॉर्डिंग कि सही ढंग से बने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो पहले क्वेश्चन क्या कहता है इनको देख लेते हैं। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच कार्टेशियन सबटेंजेंट इज कांस्टेंट। ये क्या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से, या बोल सकते हैं कि टैंजेंट नॉर्मल वाले जो आप चैप्टर पढ़े होंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, उस पोर्शन से है ये, कैलकुलस पोर्शन से, है ना, सेक्शन 1 का ये, ठीक है। तो कार्टेशियन सबटेंजेंट कांस्टेंट है, वहां से एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। फिर कहता है क्या है, उस इक्वेशन को जो कहता है वो पास करता है 0 1 से,
तो कार्टेशियन सब टेंजेंट क्या होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वहां से सॉल्व करेंगे तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए उसने क्या कर दिया, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या इनिशियल कंडीशन दे दिया, बोलता है कि वो 0 1 से पास होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं फिर देखेंगे। कार्टेशियन सब टेंजेंट है ना, सॉल्यूशन के लिए द कार्टेशियन सब टेंजेंट इज कांस्टेंट। द कार्टेशियन क्यों, पोलर भी सब टेंजेंट पोलर कोऑर्डिनेट में भी होता है, तो यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मांग रहा है तो हम उन्हीं का करने वाले हैं। द कार्टेशियन सब टेंजेंट इज कितना हो जाता है, कहता है कि ये y dy बाई डी एक्स, सॉरी dx बाई dy कितना हो जाएगा, y dx बाई dy। आई थिंक फॉर्मूला सही है, y dx बाई dy। ठीक है, अब कहता है कि द कार्टेशियन सब टेंजेंट क्या है, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये कार्टेशियन सब टेंजेंट। हियर क्या है, कार्टेशियन सब टेंजेंट इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सा, y dx बाई dy, इसको हम लोग कोई c के बराबर कर दिए, जहां पे c क्या है, मेरा फिक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे c क्या है, ध्यान रखना बच्चों की c इज फिक्स कांस्टेंट, क्योंकि आगे एक और भी कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो कांस्टेंट c है जो बोल रहा है किसी कांस्टेंट के बराबर है। यहां से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करो और करना क्या है इसमें, तो dx बराबर कितना हो गया, c बाई वाई और dy, इतना ही तो आएगा। इंटीग्रेटिंग करेंगे तो इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, इसका मतलब x बराबर c ln y, x बराबर c ln y काम करते हैं, प्लस ln k भी कर देते हैं, जहां पे k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दैट मीन्स x बराबर ln कितना हो गया, एक काम करते हैं, ठीक है, x बराबर ln y पर पावर c और यहाँ पे कर देते हैं इनटू प्लस ln k। ठीक है, दैट मीन्स y पर पावर c और k बराबर हो गया e टू द पावर x, क्योंकि लॉगरिथमिक में log a प्लस log b को log a इंटू b लिख सकते हैं और log से इधर जाएगा तो ये हो गया। जहां पे k मेरा क्या है, k मेरा क्या है, तो k मेरा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, कहता है कि ये पास करता है किससे, 0 और 1 से, पासिंग थ्रू द 0 1, पासिंग द इक्वेशन पासिंग थ्रू 0 1 पॉइंट्स, इस पॉइंट से पास करता है। इसका मतलब जहां जहां y है वहां वहां 1 हो गया तो 1 पर पावर c 1 होगा, ये हो गया k, और जहां जहां x है वहां वहां 0, तो e टू द पावर 0। दैट मीन्स तो यहाँ पे हो गया k बराबर 1, k बराबर 1 आ गया बच्चों। तो k बराबर अगर 1 आ जाता है, एक काम करते हैं ना, ये थोड़ा सा y पर पावर c थोड़ा अच्छा नहीं लगता है देखने में। ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, k बराबर 1 आ गया तो इस साइड करते हैं, बहुत जगह है मेरे पास, k बराबर 1। सो इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ पुट करो, y पर पावर c बराबर e टू द पावर x, क्योंकि c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो y बराबर कितना हो गया, e टू द पावर x पर बाई c, क्योंकि e टू द पावर x पर पावर 1 बाई c को हम लिख सकते हैं x बाई c। यही मेरा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जो मुझसे नहीं क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द कर्व हो गया जो मुझसे मांगा गया है, इक्वेशन ऑफ द कर्व हो गया जो मुझसे मांगा गया है। y बराबर कितना हो गया, e टू द पावर x बाई c। क्लियर, क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन मेरा इंड हुआ, जिसका टाइमिंग आपको दिया जाएगा हाफ आवर, है ना। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं एग्जाम में तो फिर आगे के लिए आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे वाला बहुत तेजी से बन जाएगा, उसमें हो सकता है कम टाइम लगे। ये जो कंपलसरी क्वेश्चन में है, जो कि आपके सारे सिलेबस के पोर्शन से देगा, यही इंपॉर्टेंट है। इसी में क्या कर दिया, पोर्शन चेंज कर दिया, जैसे आप यूपीएससी का देखते हैं उसी तरह से कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं।